नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धर्म में आप सभी का स्वागत है। तो भैया कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अभी चलनी चाहिए मेरे हिसाब से द्रुत गति से, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस वाला काम होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब टाइम तो बचा है कम, रिवीजन करना है बहुत सारा, अभ्यास करना है बहुत सारा। मूल मंत्र बता दूं कि अब इन दिनों में आप लोगों को करना क्या है। जितना हो सके फटाफट से अपने कोर्स को पूरा करें। उसके बाद में दे रिवीजन लगातार रिवीजन करें, अभ्यास करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास बहुत जरूरी है। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो सके प्रैक्टिस करें। मैंने अपने जब कंपटीशन दौर का मैंने जिस समय जैसे रीट टॉप किया था उस समय की बात बताऊं, मैंने ऐसे कोई भी मॉडल पेपर नहीं छोड़े थे जो मार्केट में उपलब्ध हो। मंगा मंगा के, मतलब बाहर से जैसे जो आए वो सामने आए, वो मिलाए, सारे निकाले। बहुत बहुत ज्यादा उसका फायदा मुझे देखने को मिला था। इसीलिए कहता हूं अपना सिलेबस समय पे कंप्लीट करो, रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से करो। और भाई साहब जितना हो सके आप जो है अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन निकालो। आप अपने जितने हो सकते हैं उतने 40% क्रॉस कर जाओ। बस 40% जीके में क्रॉस कर गए, आपका सिलेक्शन है। अभी तो यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि सीटें खाली रह रही है, 40% तक नहीं पहुंच पा रहे बच्चे। अति से बचो और रिवीजन फटाफट करते रहो। ये तभी कर पाओगे जब आप डेडिकेटेड हो, जब आप नियमित हो। नहीं तो भाई साहब ये तो भी पॉसिबल को नहीं कि हाँ ये तो जो है बड़ो सिलेबस आवे, सब्जेक्ट भी पढ़ना है, सब कुछ है, सब नहीं हो सके। ठीक है, चलो शुरू करा। और आज अपने भौतिक प्रदेश की ये अंतिम क्लास है। भौतिक प्रदेश मैंने बहुत मजे से पढ़ाए आप लोगों को, बहुत तबीयत से पढ़ाए हैं। पेड क्लासेस में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है जितना, क्योंकि पेड क्लास देखो मेरा कंसेप्ट ही नहीं है पेड क्लास देना। बाकी मेहनत मैं वही करता हूं कि मान लीजिए आप मेरे से कोई कोर्स खरीद के पढ़ रहे हो, वैसी ही मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं। या मैं पेड क्लास देता तो भी ऐसी ही मेहनत करता। ठीक है, लेकिन मेरा कंसेप्ट ही नहीं है कि मैं पेड क्लास पढ़ाऊं। मेरा मोटिव ही नहीं है कि मैं इस तरीके के काम करूं। तो मैं मेरे अनुसार सही चल रहा हूं और सब कुछ मेरे अनुसार जो होना चाहिए वो बढ़िया ही हो रहा है। ठीक है, तब रो तो इम वही है कहते हैं जितो हो सके बढ़िया तरीके में पढ़ो। और भौतिक प्रदेश की अंतिम क्लास है, बाद में अपन जलवायु पढ़ा। जलवायु एक ही क्लास में मैं पूरी पढ़ा दूं। बिंग बाद में अफवाह तंत्र पढ़ा। मैं मन लगे बिंग बाद में एक दो ही टॉपिक है कोई बची है भूगोल रहा, और अपरे जो आप वाद करियोड़ो है मेरे वो पूरा हो जाए। उसके बाद में आप लोगों को राजस्थान मैंने पूरा पढ़ा रखा है, वो रिवीजन करना है। फिर मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, रिवीजन के सेशन लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले। फिर जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट है वो समय समय पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के मैं सेशन देता रहूंगा। यानी साथ छोड़ेंगे नहीं, साथ चलता रहेगा अपना। फिर राजस्थान जीके के भी नए नए प्रश्नों वाले ऑब्जेक्टिव वगैरह वो सेशन लगाएंगे, इनके भी लगाएंगे। तो वो चीजें साथ में चलती रहेगी। जो टावर के पॉलिटी वगैरह, तो देखो पॉलिटी आजकल जिस लेवल की पूछी जा रही है, मैं हकीकत और ईमानदारी से बताऊं मैंने इस लेवल की पॉलिटी नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं पॉलिटी में पारंगत नहीं हूं। तो जिसमें नहीं है वो कहना मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं पॉलिटी। जीके में जितनी जरूरत थी उतनी मैंने पढ़ी थी, लेकिन आजकल लेवल बढ़ा हुआ है। तो पॉलिटी के लिए आप स्पेशल जो कोई पॉलिटी पढ़ाते हैं उनसे पढ़े आप, ताकि बेटर तरीके तैयारी होगी। तो साफ कहना सुखी रहना। इकोनॉमिक्स मेरे पल्ले पड़ती नहीं है, और पॉलिटी मैं इतने अब जिस लेवल की पूछी जा रही है उस लेवल की मैं नहीं पढ़ा सकता। जितना मैं जानता हूं मेरे को वो मैं स्पष्ट कह देता हूं भाई। और जितना नॉर्मल क्या हाँ 10 में से 7 सवाल आप कर सको वैसी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है चैनल पे, तो वो आप देख सकते हो। क्या हाँ गुरु जी हमारे तो समझ में इतनी आती है क्या, जितनी आपके आ रही है उतनी हमारे समझ आती है, बाकी याद नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ वो चीज वही पूछी जा रही है जो याद नहीं रहती पॉलिटी के अंदर। तो मेरे वो कम समझ बैठती है, इसलिए पॉलिटी में नहीं पढ़ा रहा हूं। जो मैंने पढ़ा रखी है वो भी पढ़ लोगे ना ढंग से तो 10 में से 7 सवाल तो आप करके आओगे। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है, आप देख सकते हो। चलो टाबरो बढ़ा आगे। देखिए आज पढ़ रहे हैं अपन भारत के द्वीप समूह और तटीय सीमाएं। द्वीप समूह और साथ में ध्यान रखना तटीय सीमा। अब तटीय सीमा के अंदर जो है मैंने आप लोगों को एक अपडेट करवा रखा है। मैंने एक 1 मिनट शो दिया था, अब आप लोगों के 1 मिनट शो दूंगा। सेकंड ग्रेड वालों के ध्यान देना, बढ़िया बढ़िया बना के दूंगा, एक भी मिस नहीं करना है, देखने सारे हैं। तो 1 मिनट शो के अंदर मैंने आप लोगों को यह बता दिया था कि जो सीमा है कौन सी, समुद्री सीमा। जो समुद्री सीमा है भारत की वो अब बढ़कर कितनी हो गई है, वो हो गई है 11,098 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, अब ये क्यों हुई? क्या कोई मेरे भी दिमाग में वही आया कि समुद्री सीमा के बढ़ गई के एडो के बढ़ गई हो के समुद्री सीमा बढ़ गई है, पर ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें जो लेटर आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये समुद्री सीमा में बढ़ोतरी इस कारण है क्योंकि अब एक्यूरेसी ज्यादा चीजें आ गई अपने पास में। क्या हो गया, अपन संपन्न हो गए, अपने पास में मशीनरी अच्छी आ गई, तो एकदम एक्यूरेट चीज निकाली है। तो वो जो 1970 वाली पहले से चली आ रही थी, 1970 में गणना की थी एक, वो वाली चली आ रही थी मेजरमेंट। तो अब जो है एक्यूरेट चीज निकाली, उसके अनुसार ये निकल के सामने है कि 11,098
किलोमीटर है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है वो अपने गुजरात की है। यदि इसमें भी पूछे कि सर्वाधिक किसकी है, तो सर्वाधिक है आपके गुजरात की। सर्वाधिक किसकी है? गुजरात की है। और सबसे कम पूछे तो ध्यान रखना पुदुचेरी किसकी है? पुदुचेरी की सबसे कम है। अब मेरे पास में ये लेटर भी है इसका, क्योंकि मैं एक क्लास लेने से पहले सारी चीजें वापस अच्छे से जो है देख के आता हूं। तो मैंने अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो ये मेरे पास में लेटर भी इसका जो इसका ऑफिशियल लेटर आया वो भी मेरे पास में अवेलेबल है। मैं एक सेकेंड भाई साहब, कटेगी कटे गई आ रही लेंथ ऑफ, हाँ कोस्टल, ठीक है ये देखो दिखेगा क्या पीडीएफ इम, ये इसके अंदर ये पूरा ऑफिशियल लेटर है। जब तक मैं ऑफिशियल चीजें नहीं देख लेता तब तक जो है मैं आप लोगों को बताता नहीं हूं कि हाँ ये ऐसे। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बता रखी है, मैं बता रहा हूं एक बार सुन लो। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बता रखी है वो है गुजरात की 2340.62 किलोमीटर। कितनी है? 2340। इसके बाद में आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद में है सबसे ज्यादा है, वैसे अगर द्वीपों में देखा जाए, ये तो स्टेट की है, द्वीपों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार की ज्यादा है। द्वीपों में देखेंगे तो अंडमान निकोबार की ज्यादा है, जो 3083 है, 3083। आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, मैं सभी की बता रहा हूं। ठीक है, और फिर स्टेट पे आ जाते हैं वापस, तो उनमें गुजरात के बाद में जो आती है वो है तमिलनाडु की 1068 किलोमीटर है, और उसके बाद में आती है आंध्र प्रदेश की 1053 किलोमीटर। ऐसा करते हैं, मैं इसका आप लोगों के स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल देता हूं। ठीक है, ये पूरी सारणी बनी हुई है इस तरीके से, इस सारणी का स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो इसको फिर आप अच्छे से जो है नोट भी कर लेना, अपने पास में संभाल के रखना। ये ऑफिशियल आ चुकी है, तो आने वाले समय में इससे पूछा जाएगा। ठीक है ना, इससे पूछा जाएगा। 1 मिनट शो के जरिए करवा दिया था, और मैंने जो एक अपने जैसे इसका पहला चैप्टर था उसमें शायद वो 7500 वाली बताई थी, तो मैंने 1 मिनट शो में कह दिया था कि उसको भी संशोधन कर लेना। हर चीज हर तरीके से अपडेट दी जाती है, बशर्ते कि आप कितना समर्पित हो और आप देखते कितना हो। ठीक है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है कि समुद्री सीमा बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं। 9 राज्य बनाते हैं। क्या ध्यान रखोगे? भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? थान पूछ ले तो क्या याद रह जाएगी? मन बताओ, दिखे यूं तो बता दो, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं थाने। गुम गोवा कत्तकेआ उड़ी बंगाल। अब मेरे को ये है ना, मैंने ये ट्रिक याद की थी, आप लोगों को मैं बताऊं, मैंने ये की थी 2015 में याद की थी। कब की थी? 2015 में मैंने ये याद की थी, और मुझे अभी तक भी याद है क्या गुम गोवा कत्तकेया उड़ी बंगाल। मन याद रखनी है कि मैंने अगर ओ पूछ लेना कोई क्या समुद्री सीमा इमू क्यों नहीं लागे, तो मैं इमू निकाल दूं कि हाँ गुम गोवा कत्तकेया उड़ी बंगाल मन याद है, तब की याद है। और अभी देख लो 11 साल हो गए, यानी कि अभी तक याद है। यानी आप भी यदि शिद्दत से याद करोगे तो भूल नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बहुत आसानी हो जाती है। अब इसमें क्या ध्यान रखोगे? गुजरात देखो सबसे लंबी बनाता ही है, यहां से क्या आएगा? महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। गोवा, गोवा आएगा ही पूरा का पूरा। ठीक है, गोवा आ गया। इसके बाद में ये देखो यहां से आप क्या क्या आ जाएगा? कर्नाटक आ गया। फिर यहां से क्या आ गया? तमिलनाडु, तमिलनाडु ये आ गया। ये के से क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा। आ से क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। उड़ी, उड़ी बाबा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ले भाई समुद्री सीमा बनाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहीं क्यों कितना बना हुआ है भाई? स्टेट कितना बना हुआ है सीमा? अरे भाई साहब ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से याद होना जरूरी है। कितने बनाते हैं? 9 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस खेल खत्म, पैसा हजम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब ये दिया था आप लोगों को जीजीडी फैक्ट प्रो।
जीजीडी फैक्ट प्रो दिया था जिसमें भारत के तटीय मैदान आप लोगों को बताए थे। तटीय मैदान के अंदर एक लाइन नोट करेंगे आप सभी कि पश्चिमी मैदानों की मुकाबले पूर्वी मैदान ज्यादा चौड़े देखे जाते हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे है ना, ये बॉर्डर लाइन आप लोगों को ये, क्योंकि ये फैक्ट पहले बना हुआ था, ये काट लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये गुजरात की सीमा काट देनी, मैं सारनी भेजूंगा वो देख लेना। ठीक है, उसके अनुसार नोट करना है, उसके अनुसार नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, सर्वाधिक के अंदर गुजरात ही है और स्टेट के अंदर न्यूनतम के अंदर आ जाएगा आप लोगों के गोवा ही आएगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी आता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या है, 9 राज्य बनाते हैं, सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात बिल्कुल सही है, न्यूनतम गोवा आ गया, ये भी ठीक है। पश्चिमी तटीय सीमा वाले, अब मैंने आप लोगों को 9 पूरे बताए ट्रिक में, उसमें से पश्चिम वाले कौन कौन से, पश्चिम में देखो कौन से आते हैं, गुजरात आता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पश्चिम में आते हैं। पूर्व में कौन चले गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये बनाते हैं पूर्वी तटीय सीमा। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है और अपन को दोनों तरीके से याद रखना है। अब देखो पश्चिमी घाट के तट, बहुत बढ़िया फैक्ट है वो इतो बढ़िया फैक्ट है कि उन प्रश्न थार बारा नहीं जावेला। पश्चिमी घाट के तट यानी कि जो पश्चिम वाले हैं वहां पे तट याद रखने हैं आप लोगों को। पश्चिम में यानी कि ये देखो, ये वाला जो भारत का नक्शा है इसके अंदर यहाँ पे ये वाले तट की बात हो रही है। ठीक है, पश्चिमी यानी कि ये वाली बात हो रही है। अब देखो काठियावाड़ का तट, जो सौराष्ट्र तट के नाम से भी जाना जाता है, कहां से शुरू करना है, सबसे पहले ऊपर कच्छ से शुरू करना है, कच्छ से लाओ सीधा दमन तक, वो सौराष्ट्र का तट कहलाता है। कहां से, कच्छ से दमन तक जो है वो सौराष्ट्र का तट कहलाता है। फिर आओ आप दमन से गोवा सीधे, वो कोंकण का तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोंकण तट। ये दमन से गोवा तक है, कहां से कहां तक है, दमन से गोवा तक कौन सा है, कोंकण का तट है। इसके बाद में आता है कन्नड़ तट या कैनरा तट भी बोलते हैं इसको, इसी को कैनरा तट को ही कन्नड़ तट बोला जाता है। और ये आपके गोवा से मैंगलोर तक आता है, कहां से, गोवा से मैंगलोर तक। और उसके बाद में स्पेशली केरल के बारे में ध्यान रखें, मालाबार तट, तो मैंगलोर से कन्याकुमारी और ये कहलाता है केरल का तट कहलाता है। मालाबार तट क्या कहलाता है, स्पेशली केरल का तट कहलाता है। अब देखो मेरे साथ आप लोगों को याद हुआ कि नहीं, सबसे पहले लाओ ऊपर कच्छ से दमन तक, कच्छ से दमन तक कौन सा है, सौराष्ट्र का तट है जो काठियावाड़ के तट के नाम से जाना जाएगा। फिर आना दमन से सीधे जाना कहां, गोवा, दारू सस्ती मिले, दमन में भी सस्ती है, गोवा में भी सस्ती है, तो अपने दमन चला जाओ, सीधा सीधा गोवा चले जाओ, वो कौन सा कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, कोंकण तट कहलाएगा। फिर गोवा से आओ, आप कहां पे आओगे, गोवा से मैंगलोर, जो क्या कहलाएगा, कन्नड़ तट या कैनरा तट। कहां आओगे, गोवा से मैंगलोर, और मैंगलोर से आओगे सीधे के सीधे कन्याकुमारी, कहां आओगे, कन्याकुमारी, ये कहलाएगा आपके मालाबार तट। हाथों हाथ साथ साथ में याद करना है, बस करना क्या, इधर वाला इधर लेना, इधर वाला इधर लेना, बस इस तरीके से याद करना है, इसी को साथ साथ में याद करना है। अब आते हैं अपन पूर्वी घाट के तटों पे। सबसे पहले ध्यान रखना उत्कल तट, ये स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के मध्य स्थित मैदान है, ये वो वाला तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा स्पेशली याद रखना है। उत्कल कहवे ना, तो उत्कल बंगा अपारे आवे ना, भी में कि में आवे, राष्ट्रगान में आता है ना शब्द, तो वही ये उत्कल वही है, उड़ीसा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार महानदी से पुलिकट झील तक है, महानदी से पुलिकट झील यानी कि ये आगे आपके तमिलनाडु तक। ये क्या ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर विस्तृत है। कहां है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में विस्तृत है। फिर आता है एक कोरोमंडल तट, ये पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक है, पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक है आप लोगों के कोरोमंडल तट है। अब इन दोनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं ना, पूर्वी और पश्चिमी दोनों में कौन से तट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो मालाबार तट केरल वाला और एक कोरोमंडल तट, क्योंकि कोरोमंडल तट पे लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है सबसे ज्यादा, उत्तरी पूर्वी मानसून, और ये मालाबार तट पे सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा करता है। इसलिए ये दोनों तट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लगे क्या वो लिखियोड़ो फैक्ट तो क्या बार क्या तो ही तो है, 2 मिनट लगे, 2 मिनट नहीं लगे समझने में, एक एक चीज उसको पढ़ने में और समझने में समय लगता है कि कंसेप्ट कहां से प्रश्न बनेंगे, कहां कैसे है, सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाबर जी, देखो पूर्वी तट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी तट की नदियां एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब पूर्वी तट की जितनी नदियां हैं, जैसे कि आप लोगों के गंगा ब्रह्मपुत्र ये सारी हो गई, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है, वहां जाके ऐसे फैल जाती है ना।
और ये ज्वार नदमुख का पूर्वी पश्चिमी तट वाली जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी समुद्र का जल आगे आकर इनके अंदर मिलता है। ठीक है, मालाबार तट कौन सा है? केरल वाला। मालाबार तट की लैगून झीलें कयाल कहलाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या होती है? ये मतलब समुद्र का जल है। ठीक है, ये समुद्र का जल है। अब ये समुद्र का जल किसी स्थल के कारण जो है अलग हो गया थोड़ा सा, तो ये जो झील बन जाएगी ये लैगून झील कहलाएगी या कयाल कहलाएंगे। यहाँ पे कयाल कहा जाता है स्पेशल, वैसे इसको लैगून झील बोला जाता है कि समुद्र का जल खुद अलग होकर किसी स्थल के कारण अलग होकर और वो झील का रूप ले लेता है, तो वो झीलें क्या होती है? वो लैगून झील कहलाती है। ये ध्यान रखना। कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी यानी शीतकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। कोरोमंडल तट पे करता है। कोरोमंडल तट कहाँ आता है? कोरोमंडल तट कहाँ पे आता है? पूर्वी घाट पे आता है। और मालाबार तट कहाँ आता है? पश्चिमी घाट पे आता है। समझ गए बात? देखो अब इसमें कुछ बंदरगाह है कि भारत का लोह बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगोवा बंदरगाह है। भारत का मोती बंदरगाह तूतीकोरन बंदरगाह को कहते हैं। भारत का जूट बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह कहलाता है। और भारत का एकमात्र नदिया बंदरगाह भी हल्दिया बंदरगाह ही कहलाता है। लेकिन अभी बंदरगाह से संबंधित तो अपन को एक महत्वपूर्ण जो है मैं आप लोगों को फैक्ट दे रहा हूं, इसके जस्ट बाद में ये 4 सवालों से कुछ नहीं होगा। बंदरगाह का नाम आ रहा है तो सारे के सारे बंदरगाह अपने को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बंदरगाह ढंग से पढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो इनको। बढ़े आगे। चलिए देखो भाई, ये भी आप लोगों को फैक्ट दिया था, 396 नंबर का जीजीडी फैक्ट दिया था। देखो ये जीजीडी फैक्ट जितने भी दिए ना, इसमें से मोस्ट ऑफ सवाल आते हैं, सवाल बाहर जाते ही नहीं है। और हमने तो क्या किया, ये डेली देते थे और इसके बाद में आपको पीडीएफ बना के सारी सारी दे दी। ggdhub.com वेबसाइट पे जाओ, वहां जीजीडी फैक्ट्स वाले उस सेक्शन में जाओ, वहां पे आप लोगों को ये सारे फैक्ट की पीडीएफ मिल रही है। बताओ, पढ़ने के लिए हमने इतना आप लोगों के आसानी कर दिया है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। जीजीडी मैं कह रहा हूं कि यदि कोई खाली खाली जीजीडी फैक्ट पढ़ के चला जाए ना, तो भी सेकंड ग्रेड के अंदर 40% वो क्रॉस कर जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि हमने जीजीडी फैक्ट दिए 500, उसके बाद में जीजीडी फैक्ट्स प्रो दिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जीजीडी फैक्ट्स प्रो दिए, यानी कि कंटेंट आपको इतना शानदार बेहतरीन तराज के दिया है, खाली वो भी पढ़ ले, कोई याद कर ले सारे, तो वो 40% आराम से क्रॉस करेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, और ऐसी चीजें कोई चलाता ही नहीं है, क्योंकि ये पेड में नहीं चल सकती, आप पैसे देकर ये चीजें नहीं खरीद सकते। ये तो बस बॉन्डिंग है अपनी, इसलिए ये चीजें होती है। अब देखो बंदरगाह, बंदरगाह के अंदर क्या ध्यान रखना है? ये है पश्चिमी घाट के बंदरगाह, ऊपर वाले पश्चिमी घाट के बंदरगाह है, ये नीचे वाले हैं अपने पूर्वी घाट के। और ऐसा लग रहा है पढ़ने में कि जैसे पीछे बहुत बड़ा समुद्र है, और समुद्र कितना शानदार डिजाइन बनाई है इसकी, देखो हमारे डिजाइनर ने, कि कितना शानदार समुद्र दिख रहा है। और ये फैक्ट जो है अपने, मेरा शर्ट भी आज तो ऐसा ही पहना हुआ है, कोस्ट गार्ड जैसा ही है, तो ऐसा ही लगता है। देखिए अब इसको पढ़ते हैं, बेटा मजाक तो होगी, हम पढ़ ला। देखो कांडला बंदरगाह, इंगो यानी नाम बदल गयो हम, कांडला बंदरगाह को हमने नाम उगो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये ध्यान रखना, अपने राजस्थान के सबसे नजदीक कोई बंदरगाह पड़ता है तो वो ये है। अच्छा, मैं बचपन में पढ़ता बीटा, मार सा पूछता कि आज अपन बंदरगाह पढ़ेंगे, बताओ बंदरगाह क्या होता है, कौन जानता है? मैं जाना मार साहब, मैं देखियो है एक गाय जाती बिंगे माते बंदर बैठ गो, तो बंदरगाह होगो साथ में, तो क्या दो एक जाबे तो सारे बंदर और गाय निकल जाए। फिर बाद में समझाते, ऐसे पहले पढ़ाते थे, तो वो चीजें अभी भी याद रहती है। तो अपने को ध्यान रखना, ये क्या है? पत्तन कहते हैं, पोर्ट कहते हैं जिसको, यहाँ पे जहाज वगैरह आकर रुकते हैं, वो बंदरगाह होते हैं। ठीक है, स्टोरेज सिस्टम वगैरह सब होते हैं यहाँ। तो ये है कांडला बंदरगाह, कहाँ है? गुजरात के अंदर है। इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से आप जानते हैं। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये इसकी विशेषता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वार और भाटा तो समझते हो ना, ज्वार और भाटा नदी का जल जो है, नदी कह रहे समुद्र का जल अमावस और इनके पूनम के हिसाब से होती है ये चीजें। ठीक है, ये पूरी की पूरी चांद और इसकी गति और गणना के आधार पे। अब वो जल जब ऊपर चढ़ता है तो वो ज्वार है, और नीचे उतरता है वो भाटा है। इन शॉर्ट ये ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो मार्मो गोवा बंदरगाह, ये कहाँ है? गोवा के अंदर, और जुआरी नदी के तट पर स्थित बंदरगाह है। अब इससे संबंधित प्रश्न यही पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, इसमें ध्यान रखना, ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। आप देखो मुंबई में है, तो मुंबई
यूं भी ध्यान है कि ज्यादा आप देखोगे आप लोग कामकाज वगैरह जो है टच में सारी चीज का रहती है। मुंबई सनसेट द्वीप पे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। मुंबई जो है सनसेट द्वीप पे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। और ये सबसे व्यस्त है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई वाला। न्यू मैंगलोर बंदरगाह ये कहां पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नान सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, नावा सेवा बंदरगाह, महाराष्ट्र में है। और मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, यानी कि कंटेनर बहुत ज्यादा वहां पे रखने को देखने को मिलेंगे। कंटेनर यानी कि थे धुरंधर 2 देखी गए, नहीं देखी गए? धुरंधर या कोई भी देख लो, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे कंटेनर वगैरह होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। अपने आजकल तो ट्रकों पे भी कंटेनर जाते हैं, तो ये देखी हुई चीज है। कंटेनर मतलब तो कोई समझाने का काम नहीं है। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र का। और मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। कोचिन बंदरगाह कहाँ है? कैसे कोचिन, कैसे केरल। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ये तो सारे के सारे पश्चिमी घाट के बंदरगाह हैं। और अब पढ़ते हैं अपन पूर्वी घाट के बंदरगाह। एक साथ में ध्यान रखो, सागरमाला परियोजना है जो भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई है। भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई है सागरमाला परियोजना। अब भारतमाला अलग है, सागरमाला अलग है, वो ध्यान रखे। भारतमाला और सागरमाला मत कर दियो। भारतमाला परियोजना सड़क से संबंधित है, सागरमाला परियोजना बंदरगाहों से संबंधित है। पूर्वी तट के बंदरगाह, इसमें देखो तुतिकोरिन बंदरगाह, ये कहां है? त से तुतिकोरिन, त से तमिलनाडु। यहां याद रखी थे, कोचिन, क से कोचिन, क से केरल। ठीक है, ऐसे ही याद रहेगा ज्यादातर। तो म से मुंबई, म से महाराष्ट्र है। तो क्या गुरुजी ये तो के हो गया, ये जी हो गया। अरे तो पपड़ा के जी के, तो जी से गुजरात कैसे काट ला। मेरे पास में तो सारे तोड़ है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। पूर्वी तट के बंदरगाह देखो, उपनाम इसका जो है वीओ चिदंबरम नार बंदरगाह है। और मोती मछली पकड़ने के लिए ये प्रसिद्ध बंदरगाह है भाई साहब। मोती मछली पकड़ने वास्ते प्रसिद्ध बंदरगाह क्यों है? तुतिकोरिन। इसे मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मत्स्य पत्तन, यानी मछली पकड़ने का ज्यादा यहां से काम होता है, जो कहां है? तमिलनाडु के अंदर। पारादीप बंदरगाह ये कहां पड़ता है? उड़ीसा में। हल्दिया बंदरगाह ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। और भारत का पहला हरित बंदरगाह भी है ये। भारत का पहला हरित बंदरगाह भी है, नदी बंदरगाह है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखो चेन्नई बंदरगाह, ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर कहां है? पोर्ट ब्लेयर तो राजधानी है यहाँ की। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और एन्नोर या कामराजार बंदरगाह कहते हैं, वो कहां है? तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है ये। क्या है? भारत का पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह है। फिर ध्यान रखेंगे अपन विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में, इसे विजाग बंदरगाह भी बोलते हैं। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के निकट स्थित बंदरगाह ये। तो बंदरगाहों से संबंधित जितनी जैसे जानकारी मिल सकती है ना भाई साहब, सारी की सारी इसके अंदर है। और हर तरीके से पूर्वी तट के अलग दिए हैं, पश्चिमी तट के अलग दिए हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं। तो ये क्रम पूछा जा सकता है, ये साइड पूछी जा सकती है, ये विशेषताएं पूछी जा सकती है। जहां से भी बनेंगे प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ये याद कर लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ये याद कर लो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के। चलिए स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ा। अब देखो, अब आते हैं अपन भारत के तटीय, तो मतलब मैदान, वो तटीय जो है वो सारे पढ़ लिए। अब आते हैं भारत के द्वीपों पे। अब भारत के जो द्वीप है बेटा जी लाडले, वो ऐसे ध्यान रखना है कि ये जो अपने हैं भैया, ये क्या है? तो हर कोई कह दे कि ओ तो साहब भारत लिखे, हाँ वही है, प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है। अब इसके यहाँ पे ये जो है अरब सागर है, ये क्या है? अरब सागर। और यहां पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप किस तरफ है और अंडमान निकोबार द्वीप किस तरफ है। तो यहां पे जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि यहां पे है भैया आप लोगों के लक्षद्वीप स्थित है।
और यहां पे है आप लोगों के अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो समझो, ये तो है। अब देखो कुछ चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं कि कोई छोटा स्थल है, ठीक है, कोई छोटा स्थल है। अब ये चारों तरफ जो है ये गिर गया भैया पानी से, ये चारों तरफ क्या है, पानी से गिर गया ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्वीप। अब यही चीज बड़ी है, यही चीज क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो इसे क्या कह देंगे, महाद्वीप। यही वही चीज, चारों तरफ पानी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चारों तरफ पानी होना जरूरी है, जल चारों तरफ होना जरूरी है। ये आप लोगों के क्या है, समझने की दृष्टि से ये जरूरी है, चारों तरफ पानी होना जरूरी है। अब यही चीज मान लीजिए ऐसे हो जाए, कैसे भी हो जाए, यानी कि तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, क्या हो, तीन तरफ पानी से घिरी हुई है आकृति यहां पे दिखेगी, तो वो आप लोगों के क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रायद्वीप। वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। तो ये छोटा क्या है, अपने द्वीप है, छोटी आकृति, छोटा स्थलखंड है, वही बड़ा रूप ले लिया तो वो क्या हुआ, महाद्वीप हुआ। और तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है तो फिर वो क्या हुआ, वो प्रायद्वीप हुआ। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो यदि आप लोगों को पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा, क्या पूछे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, बड़ा द्वीप। अब देखो मैंने महाद्वीप तो सारे करवा दिया आपको, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड है, क्या ध्यान रखोगे, ग्रीनलैंड है। और ये पूछ ले आप लोगों को कि एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, क्या पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो फिर वो है बोर्नियो, कालीमंथन भी बोलते हैं जिसको, बोर्नियो। फिर वो भी पूछ सकेगा भारत में कितना द्वीप है, टाबर वो बता कि भारत में कितना है। भारत में द्वीपों की संख्या, तो आप विश्वास नहीं करोगे, भारत में 1200 से अधिक द्वीप है। कितने, 1200 से अधिक द्वीप है। एक मोटा मोटी आंकड़े के अनुसार कहीं आंकड़े आए थे कि 1208 द्वीप है, तो आप ये ध्यान रखो 1200 से अधिक है। अब इसमें क्या होता है कि अरब सागर में कितने, अरब सागर के अंदर कितने द्वीप है, अरब सागर के अंदर है 36 द्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में कितने, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा है भाई, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कितने, बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है। कितने, 572 द्वीप है बंगाल की खाड़ी के अंदर। और अरब सागर में कितने हैं, अरब सागर में है आप लोगों के 36 द्वीप है। कितने, 36 द्वीप है। तो ये ध्यान रखना है थाने। अब देखो मैं बताऊं, हम आ चीज कंसेप्ट समझ में आ गई क्या, आई चीज मैं अटे समझाना चाहता थाने, बोर्ड छोटो पड़तो तो बेटे समझा दियो। हम देखो, हम ध्यान दो टावरो। अब भारत के कुल द्वीप पूछे तो कितने, ध्यान रखो कि 1200 प्लस है। कितने, 1200 प्लस। बंगाल की खाड़ी में कितने हैं भाई साहब, तो बंगाल की खाड़ी में कितने बताए मैंने आपको, 572 है। ठीक है, अरब सागर में कितने, 36 है। अब इसमें से 36 में से जो है 11 द्वीप जो है ना, 36 में से 11 द्वीप है, वहां पे मानव रहते हैं। ठीक है, मानव लिख रहा हूं तो ये ध्यान रखना कि मनुष्य रहते हैं। और यहां पे देखोगे तो यहां पे जो है 38 द्वीप ऐसे हैं, 38 द्वीप ऐसे हैं जहां पे मानव रहते हैं, मानव निवास है, मानव निवास है। यहाँ पे तो 38 है और यहाँ पे 11 है जहां पे मानव निवास है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये जो है द्वीपों का आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। इसके बाद में बढ़ते हैं कि अरब सागर के अलग से पढ़े, बंगाल की खाड़ी के अलग से पढ़े। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। देखो इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। किसका, बंगाल की खाड़ी के जो है अंडमान द्वीप समूह जो है वो 8300 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 8300 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। टर्शियरी काल की बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी आप लोगों को, ध्यान रखना, माउंट हैरियट है। कौन सी है, माउंट हैरियट है। और यहाँ पे वनों की बहुत अधिकता है, जैव विविधता बहुत देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है,
राजधानी जो है वो दक्षिणी अंडमान के अंदर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है, वो दक्षिणी अंडमान में है। और पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में दो ज्वालामुखी है इसके। क्या क्या ध्यान रखोगे? पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में दो ज्वालामुखी है, एक सुषुप्त है और एक सक्रिय है। बैरन ज्वालामुखी एक, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे? एक तो सुषुप्त है और एक सक्रिय है। दो ज्वालामुखी भी यहाँ पे स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट लो फटाफट देकर, तो आगे बढ़ा, एक बार स्क्रीनशॉट लो। चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ ही गया था। अच्छा, द्वीप के भी यदि ये ज्वालामुखी के नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। एक तो है बैरन और एक है नारकोंडा। एक है नारकोंडा। ये बैरन इसमें से सक्रिय है, बैरन सक्रिय है, ये सुषुप्त है, ठीक है, ये सुषुप्त है। तो ये भी ध्यान रख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह देखा, अब निकोबार द्वीप समूह देखो। ये 19 द्वीपों का समूह है। कितने इसके अंदर? 19 द्वीप है। 10 डिग्री चैनल है ना, वो यहां से ही निकलता है। अब ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये पूछे जाते हैं। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, इस तरीके से याद करना है, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इसमें क्या ध्यान रखना है। अभी देखो, इसका जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है कार निकोबार। वो क्या कहलाता है? कार निकोबार। और दक्षिणी भाग है वो ग्रेट निकोबार कहलाता है, या बड़ा निकोबार कहा जाता है। वो क्या कहलाता है? ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को चैनल पूछते हैं। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान ध्यान रखना है आप लोगों को? पूछे जाते, चलिए यहां लिख देता हूं। आपको पूछते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखो। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, छोटी कार से निकले, यानी कि समूह पहले क्या लिखियो है? समूह पहले लिखियो है मामी, और समूह पहले क्या लिखियो? 8 डिग्री। तो ये क्या ध्यान रखोगे? इसका मतलब है मालदीव और मिनिकॉय। क्या है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय, मिनिकॉय लिख देते, मिनिकॉय के बीच। फिर है 9 डिग्री, तो लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय के बीच है। और फिर है छोटी कार यानी कि छोटा अंडमान। क्या है? छोटा अंडमान और कार निकोबार, और कार निकोबार के मध्य। सबसे ज्यादा यही चीज पूछे जाते हैं अपने चैनल में। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकले, इतना पढ़ लोगे, इतना ध्यान रख लोगे, हो गया आपके काम भाई साहब, हो गए पास। अरब सागर के द्वीप देखो, लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से निर्मित है ये, यानी कि ये क्या है? मूंगे की चट्टाने हैं। ये क्या है? मूंगे की चट्टाने हैं। ये क्या है? मूंगे की चट्टाने हैं। 36 द्वीपों का समूह है। ये क्या है? ये 36 द्वीपों का समूह है, जहां पे 11 पे मानव आवास देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें? लक्षद्वीप। और सबसे छोटा है अमीन द्वीप है। लेकिन सबसे दक्षिण में पूछेंगे तो मिनिकॉय आता है। सबसे दक्षिण में पूछेंगे तो मिनिकॉय द्वीप आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है टावरो, अब देखो तटीय मैदान, यूं तो मैदान पढ़ा दिया, तो भी इनमें थोड़ी है और जानकारी। तो देखो, प्रमुख तटीय मैदानों में पश्चिमी तट अरब सागर के, कच्छ और काठियावाड़ ये बता दिया, गुजरात के तटीय क्षेत्र का हिस्सा है, कोंकण, दमन से गोवा, महाराष्ट्र गोवा, केनरा या कन्नड़ तट, गोवा से कर्नाटक, ठीक है। मालाबार तट कर्नाटक से केरल, दक्षिण पश्चिम तट है, वही चीज है जो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये आ गया इसका मैप। चलिए इस स्लाइड में ये अच्छा है आपके कि ये आ गया मैप। तो काठियावाड़ का तट पता चल जाएगा, कोंकण पता चल जाएगा, मालाबार पता चल जाएगा, ये कोरोमंडल, ये उत्तरी सरकार, ठीक है, और ये उत्कल तट, ठीक है।
तो ये क्या है, आपके मैप से भी क्लियर हो गया ये चीज, और आप लोगों को मैंने स्पेशली नोट्स मेकिंग पे भी सारी चीजें समझा दी है। तो ये तटीय मैदान और उसके भाग है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आए भाई साहब अपने प्रमुख चैनल, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री मैंने बता दिया, उसके अलावा भी आपको पूछे जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अपन ध्यान रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो टाबरो 8 डिग्री कहां बताया मैंने, मामी और लक्ष्मी, ध्यान रखना। तो देखो मालदीव और मिनिकॉय के बीच। फिर 9 डिग्री क्या बताया, लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री क्या बताया, छोटी कार लेके। तो देखो यहाँ पे अंडमान द्वीपों का निकोबार लिखा है ना, यहाँ पे लिख लेना साथ में छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य, कार निकोबार इसके मध्य। 11 डिग्री कहां है, ये लक्षद्वीप समूह में स्थित है और अमीनी द्वीप और कन्नूर द्वीप को अलग करता है। अमीनी द्वीप और कन्नूर द्वीप को देखो, ये यहाँ पे ध्यान रखना, अमीनी द्वीप और कन्नूर द्वीप को अलग करता है। ये रहा आप लोगों के 11 डिग्री यहाँ बता रखा है, और 9 डिग्री है ना वो ये बता रखा। देखो 9 डिग्री, 9 डिग्री में क्या ध्यान रखना है अपने को, अपने लक्ष्मी यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री। तो देखो ये तो रहा लक्षद्वीप वाला क्षेत्र और ये रहा मिनिकॉय वाला क्षेत्र, इन दोनों के मध्य। 8 डिग्री में क्या ध्यान रखा, मामी यानी कि मालदीव और ये मिनिकॉय, इसके बीच में 8 डिग्री 9 डिग्री। और 11 बताया, यहाँ 10 डिग्री मैंने बता दिया आप लोगों को, छोटा अंडमान और कार निकोबार। डंकन पैसेज ये कहां है, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान यानी छोटे अंडमान के बीच है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है डंकन पैसेज। और ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल में ध्यान रखना कि इंडोनेशिया आएगा भैया, सुमात्रा। तो यहाँ पे ये निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच में स्थित है ये डिग्री। ये जो चैनल है, सारे चैनल किसे कहते हैं, जो जोड़ने का काम करे वो चैनल है। ऐसी जलीय राशि होती है जो जोड़ने, एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ने का काम कर रही है, वो चैनल कहलाती है। तो यहाँ पे ये 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री डंकन पैसेज, ये ग्रेट निकोबार, ये अपने ग्रेट चैनल वगैरह ये आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये अच्छे से याद करें, और ये मैप से भी यहाँ पे क्लियर हो रही है चीजें, तो बहुत अच्छे से इनको याद करना है। ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके अलावा कुछ जो है रैपिड फैक्ट है, क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने रिवीजन बूस्टर दिया है, ये उसी रिवीजन बूस्टर के अंदर ये भी शामिल है। रिवीजन बूस्टर वो चीज है, वो किताब है, आप देखोगे मैंने यहाँ पे जैसे फोटो भी आपके इसमें शामिल किया होगा, ठीक है। ये रही रिवीजन बूस्टर, ये वह किताब है जो आप लोगों को 1 महीने में परीक्षा में पूछे जाने वाले 80% सवाल तैयार करवा देगी। इतनी इसके अंदर सामर्थ्य, इतनी इसके अंदर क्षमता है, बहुत शानदार। मतलब आप इसमें ये समझ के मत पढ़ना कि हमें बहुत भर भर के और डिस्क्रिप्टिव मैटर मिलेगा, ये कोई 1 साल पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये है 1 महीने में आप लोगों को सबसे आगे ले जाने वाली किताब है। तो इसको जरूर पढ़ें, रिवीजन के तौर पे शामिल करें, बाद में मुझे मत कहना गुरुजी हमें पता नहीं था। देखो ये चीज है, देखो वीर सावरकर सेलुलर जेल, जिसे अन्ना जेल भी कहते हैं, कहां स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का है, ये भी पोर्ट ब्लेयर। रोस द्वीप के नाम से जाना जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप के नाम से शहीद द्वीप इसका नाम रखा है। और हेवलॉक द्वीप जो है वो स्वराज्य द्वीप, अब उस समय सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों के नाम रखे थे, वो ये है। अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, जो 738 मीटर है, उत्तरी अंडमान में है। और देखो निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट थूलियर है, जो 642 मीटर है, ग्रेट निकोबार में। यही चीज फैक्ट बना के, क्रम बना के इसी तरीके से पूछे जाते हैं, यही चीज इनके क्रम पूछ लेते हैं, जो है कंसेप्ट बना के पूछ लेते हैं, चीजें वही की वही है, ठीक है। अब देखो अंडमान द्वीप समूह पर 2 ज्वालामुखी है, कौन कौन से बताया आपको मैंने, बैरन सक्रिय है और नारकोंडा कैसा है, प्रसुप्त यानी सुसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां कौन सी है, तो सेंटिलीज, जारवा, सोमपेन, ओंग, ये सारी यहाँ की जनजातियां हैं। और अंडमान निकोबार का न्यायाधिकरण क्षेत्र कौन सा कहलाता है, कोलकाता हाईकोर्ट आता है। तो इसके अंदर इतना शानदार रिवीजन के हिसाब से मैटर है कि आप लोग, ये उसी के पेज का है, ठीक है। तो आप लोग मतलब बहुत स्पीड से और शानदार मैटर के साथ आगे बढ़ सकते हो। कि अभी तक आपने नहीं की तैयारी, जीके तैयार करना है, तो देखो राजस्थान की तो अपने वन लाइनर ऑलरेडी वैसी कॉमन वाली दे रखी है बहुत, और पुरानी सेकंड ग्रेड की मिल जाए तो भी ठीक है। तो राजस्थान की इस बार अपन ने नहीं निकाली है, कॉमन वाली मिल जाए वो पढ़ लो, और ये विश्व भारत वाली निकाली है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। भारत के प्रमुख द्वीप देखो, पम्बन द्वीप कहां स्थित है, तमिलनाडु के तट पर स्थित है पम्बन द्वीप। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला द्वीप यही है। पाक जल संधि का है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी भी यही है, और रामेश्वरम का है, पम्बन द्वीप पर स्थित है। फिर देखो श्री हरिकोटा द्वीप का है, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है श्री हरिकोटा। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां है, हरिकोटा द्वीप पर है। फिर देखो होप द्वीप स्थित है कहां पे, आंध्र प्रदेश में।
व्हीलर द्वीप स्थित है कहां पे? उड़ीसा के अंदर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। चांदीपुर द्वीप कहां है? उड़ीसा तट पर है। न्यूमोर द्वीप कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। एलियाबेट और केडियाबेट द्वीप कहां है? खंबात की खाड़ी में। सनसेट द्वीप का मुंबई के तट पर है। और वेलिंगटन द्वीप कहां है? केरल के तट पर। अब थान कह नहीं कोई कि बिम मैटर नहीं आवे, बिम ओ है, ये है, तो आने बतायो क्या जहां पे डेस्क्रिप्टिव किताबों में जो चीज नहीं दे रखी होती है वो हमारे सर हमको रिवीजन बूस्टर में ही डाल के दे देते हैं, ऑनलाइन में डाल के दे देते हैं। यही चीजें तो है। अब आप लोगों को लंबी लाइन बना के दे दे या कैसे बना के दे दे, मैं अनावश्यक शब्दों को हटा के शॉर्ट में बच्चों को दे देता हूं कि भैया ये मेन चीजें ये याद कर लो, हो गया आप लोगों का सिलेक्शन। ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब ये जो है ना, ये जीजीडी फैक्ट ये ऑलरेडी अपन ने चोटियां पढ़ ली है सारी, लेकिन मैंने इस क्लास में ये जीजीडी फैक्ट इसलिए शामिल कर दिए। एक तो ये देखो चोटियों के सारे आप लोग जब भी आपको पीडीएफ मिलती है या आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो ले लो, वैसे ये दे रखे हैं जीजीडी फैक्ट और ये दोनों। तो इससे क्या है कि ये चोटियों का क्रम पूछा जाता है आप लोगों को, हाइट के हिसाब से भी पूछते हैं, स्थान के हिसाब से भी पूछते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीजीडी फैक्ट जो मैंने शामिल कर लिए। हर पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी भी है इसके अंदर और अपने हिमालय की भी सारी की सारी चोटियां हैं। ठीक है, तो ये इसमें शामिल कर दिए इस क्लास में, आप लोगों के पास में पीडीएफ के रूप में भी पहुंच जाएगी और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ले मैं हट जाता हूं सामने से। ठीक है, तो ये है। अब देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। ये कैसी है? ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। यदि आप बेहतरीन अभ्यास करना चाहते हो कि हर प्रश्न पे अभ्यास कर ले हम, तो इससे आप जुड़ जाओ। इसमें अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपने अप्रैल के एंड होते होते इसमें प्रत्येक चैप्टर के 15-15 प्रश्न के और टेस्ट जुड़ेंगे, जिसमें आपको सिर्फ कथन कारण कालानुक्रम वाले वो टेस्ट देने वाला हूं। उस पर काम चल रहा है, अप्रैल के एंड तक जुड़ जाएंगे, हर टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे वो, न सिर्फ सेकंड ग्रेड बल्कि सब में जुड़ेंगे। और इसमें 7 से 8 हजार प्रश्न है। यदि आप ये कॉम्बो देखते हो ना, कॉम्बो 7 से 8 हजार प्रश्न और उनकी व्याख्या, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों के 70% से ऊपर सवाल तो सिर्फ इनमें से बनते हैं, टेस्ट सीरीज में से। ठीक है, क्योंकि हमने मेहनत ही इस पे इतनी की है, इसलिए चूको मत, मस्ट ज्वाइन टेस्ट सीरीज है ये। और ये है आपके रिवीजन बूस्टर जो भारत विश्व वाली है, बाकी राजस्थान वाली ऑलरेडी आप लोगों को कॉमन किताबें दे रखी है, उनको पढ़ो। और बहुत कम समय बचा है, आप तो बिल्कुल तल्लीनता से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, मैं तो देखो आपके हर कदम पे साथ देने को तैयार ही हूं। मैं तो लगातार शांति काल में भी क्लासेस देता हूं, युद्ध काल में भी देता हूं, आप लोगों के लिए जितना संभव हो सकता है प्रयास कर ही रहा हूं। लेकिन पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, निर्णय आप लोगों को लेने पड़ेंगे। यदि दिग्भ्रमित होते हैं तो उससे बचना आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।